बीजेपी के मायने ये है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, बीजेपी का वोट परसेंटेज फिक्स है। जब सामने का वोट बंटता है, बीजेपी सत्ता में आती है। जब सामने का वोट एक हो जाता है, बीजेपी सत्ता से बाहर होती है। तो यदि कांग्रेस विधानसभा में उठती है, कांग्रेस का नेतृत्व उभरता है, तो बीजेपी को वहां जीतने का चांस है। क्योंकि कांग्रेस यदि अपना वोट शेयर 10-15% भी वापस लेता है, तो फिर बीजेपी को चांसेस है। ये दिल्ली की राजनीति। कांग्रेस की सीटें मुस्लिम एरिया में बढ़ी, उस मुस्लिम एरिया में बढ़ी जहां मुस्लिम एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। तो क्या बिल्किस बानो पे चुप रहना या गणेश लक्ष्मी का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना मुस्लिम मतदाताओं को फिर कांग्रेस की तरफ लेके जा रहा है? यकीन मानिए, यदि मुस्लिम मतदाता, माइनॉरिटी वाला मतदाता यदि कांग्रेस के साथ नहीं होता, तो कांग्रेस का यहाँ 0 प्रदर्शन होता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक बार अजीब तब्दीली सामने नजर आ रही है। मैं अजीब इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और उसमें 15 साल के बीजेपी का जो हुकूमत थी, समझिए वो खत्म होकर के आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गई है। ये एक ऐसा झटका है बीजेपी को कि कल शाम तक भी बीजेपी के कुछ लीडर नेशनल टेलीविजन चैनल पर ये कह रहे थे कि अब भी मेयर तो हमारा ही होगा। यानी अभी भी शायद उन्हें जो पार्षद हैं उन्हें खरीदने की उम्मीद है। और कुछ लोग ये भी अंदाज लगा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के पार्षदों को कहीं किसी रिजॉर्ट में ले जाना होगा। ये क्या कुछ है, ये कितना अहम है रिजल्ट। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज गिनती शुरू हो चुकी है गुजरात और हिमाचल प्रदेश की। उसके शाम तक नतीजे आएंगे, लेकिन चूंकि हम सोशल मीडिया पर हैं, उस तरह से लाइव तो नहीं कर सकते जैसे टेलीविजन करते हैं। उनके पास बहुत कुछ इंतजाम होता है, लेकिन हम फिर भी सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं अशोक वानखेड़े जी, जो सीनियर पत्रकार और लेखक हैं। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अखबारों में उनके कॉलम रेगुलर देखे जाते हैं और कई टेलीविजन चैनलों पर भी आप एक्सपर्ट के तौर पर नजर आते हैं। बेबाक पत्रकारिता और संतुलित, बैलेंस्ड और ईमानदारी के साथ बात कहने के लिए आप मशहूर हैं। अशोक वानखेड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि एमसीडी के इलेक्शन के रिजल्ट के आप क्या मानी समझे हैं? क्या कुछ है? क्या कोई बड़ी तब्दीली का इशारा है या कोई नूरा कुश्ती है? देखिए, नूरा कुश्ती तो मैं मानता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, उनको आज मैं एक टीवी चैनल पे था, तो उन्होंने वहां कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे कई लोग हमारे साथ आ जाएंगे और मेयर हमारा बनेगा। तो ये आजकल ऑपरेशन कमल को अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। हालांकि मैंने उनको पूछा कि जो लोग विचारधारा बदल के आपके साथ आते हैं, उनकी आत्मा ही नहीं रहती, तो अंतरात्मा की बात कहां से होगी? इस पे वो चुप्पी साध गए। लेकिन सवाल ये है कि यदि हमको इसको कई एंगल से देखना होगा। आम आदमी पार्टी के जो एमसीडी का जो पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं, 2017 में भी चुनाव लड़ा, तब केंद्र में, राज्य में उनकी सरकार थी, तब उनकी टोटल 48 सीटें आई थी और उनका वोट प्रतिशत 25.08 था, 25.08%। अब इस बार जो एग्जिट पोल बता रहे थे, उन्हें एग्जिट पोल ने तो 187 और 190 क्या क्या दिया था, लेकिन एग्जिट पोल को झुठलाते हुए कम से कम बीजेपी के जो स्ट्रेंथ है, वो बीजेपी जो 181 पे थी, वो 104 पे आ गई। इसका मतलब 75 करीब सीटें उनकी चली गई, 75 सीटें उनको खोना पड़ा। ये आम आदमी 135 पे है, कांग्रेस 9 पे है और अदर्स 3 पे है। मैं इसे विधानसभा के बजाय यदि 2017 के एमसीडी के चुनाव में ही तुलना करूं, तो आम आदमी 48 सीटों पे थी, जो 134 सीटों पे आई। जो भारतीय जनता पार्टी 181 सीटों पे थी, जो घटकर 104 पे आई। कांग्रेस, यहां मैं ध्यान चाहूंगा, कांग्रेस 30 सीटों पे थी, 9 सीटों पे आ गई। और अदर्स 11 सीटों पे थे, इंडिपेंडेंट, वो 3 सीटों पे आए।
अभी मैं थोड़ा आपको इसलिए कहता हूं कि मैं इसको आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप नहीं मानता, उसके पीछे कारण है। आम आदमी को जब 48 सीटें मिली थी, उनका वोट प्रतिशत 25.08 था। वो 134% 134 सीटों पे 42.05 होता है। मतलब करीब करीब 17% वोट बढ़ा है उनका। 17% वोट बढ़ने से उनकी सीटें 80 90 सीटें उनकी बढ़ गई है 17%। अब बीजेपी को यदि देखो तो सरप्राइजिंगली जब 181 सीटें थी तो बीजेपी का मत प्रतिशत 39.03 था, और अब उनका मत प्रतिशत 104 पे 39.09 है। 0.06 उनका बढ़ा है। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस ने जब 30 सीटें ली थी 2017 में, उनका मत प्रतिशत था 21.02, 21.02%। 9 सीटों पे वो 11.68 यानी 11.68 पे रहा। मतलब करीब करीब 10% उन्होंने खोया कांग्रेस ने। अदर्स जो पिछली बार 14.99 मतलब ऑलमोस्ट 15 थे, वो इस बार 7.18 पे गए। इसका मतलब 7 से 8% उन्होंने खोया। तो 10% कांग्रेस ने खोया, 7 से 8% अदर्स ने खोया, और आम आदमी पार्टी का 17% बढ़ा। तो आम आदमी पार्टी ने यदि मत खींचा है, वोट खींचा है, वो कांग्रेस से खींचा। आम आदमी पार्टी ने यदि वोट खींचा है तो वो अदर्स से खींचा। बीजेपी जिसको हराना था, उनको आंकड़ों में तो हरा दिए, लेकिन वोट प्रतिशत में बीजेपी के गढ़ को अभी भी वो छेद नहीं पाए। तो ये इसलिए मैं बहुत बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है, और आम लोगों को समझने के लिए ये साइंस है अपने आप में कि वोट प्रतिशत घटा नहीं है, सीटें घटी हैं, और किसका वोट प्रतिशत उन्होंने खींचा है, वो कांग्रेस का और अदर्स का है। तो ये इसके क्या मानी है? क्या बीजेपी को ये समझा जाए कि अभी भी उसी तरह से मजबूत है? नहीं, बीजेपी के मायने ये है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, बीजेपी का वोट परसेंटेज फिक्स है। जब सामने का वोट बढ़ता है, बीजेपी सत्ता में आती है। जब सामने का वोट एक हो जाता है, बीजेपी सत्ता से बाहर होती है। जब विधानसभा में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, मदन लाल खुराना अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, उस समय आप याद कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में एक्टिव हो गई। पूरा आउटर दिल्ली बहुजन समाज पार्टी खा गई। तो कांग्रेस का वोट जैसे ही बहुजन समाज पार्टी खा गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। फिर मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा, फिर सुषमा स्वराज, ये मुख्यमंत्री देखे हमने। उसके बाद जब पूरा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा वोट कंसोलिडेट किया और बहुजन समाजवादी पार्टी वापस चली गई यूपी में, उनका कुछ वजूद नहीं रहा दिल्ली में, तो वो कंसोलिडेट वोट के भरोसे लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। लेकिन जब सत्ता में थी तब भी विधानसभा में बीजेपी का मत प्रतिशत 32 से लेकर 36 तक ऑस्किलेट होता था, और जब 4 सीटों पे वो है आज, तब भी उनका मत प्रतिशत 32 से 34 तक है। तो यदि कांग्रेस विधानसभा में उठती है, कांग्रेस का नेतृत्व उभरता है, तो बीजेपी को वहां जीतने का चांस है। क्योंकि कांग्रेस यदि अपना वोट शेयर 10-15% भी वापस लेता है, तो फिर बीजेपी को चांसेस है। ये दिल्ली की राजनीति है। रही लोकसभा की बात, लोकसभा में दिल्ली के लोग ये सोचते हैं, बाय एंड लार्ज, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कि दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों के भरोसे केंद्र में कोई सरकार तो बना नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ गए, जहां 2-2 एमपी की वजह से सरकार टिक जाए। ऐसा बहुत सालों से अपने यहां हुआ नहीं। अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, उसके बाद तो सरकार चल ही रही है अच्छे खासे मेजोरिटी से। तो उनको लगता है कि 7 सीटें ये केजरीवाल को भी दे दी जाए, तो भी केजरीवाल कोई केंद्र में सरकार तो नहीं बनाएंगे। इससे अच्छा है कि या तो कांग्रेस के दो या बीजेपी को दो। तो बीजेपी बड़ी दावेदार है, इसलिए आम आदमी पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर पर रहती है। जो आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती है विधानसभा में और एमसीडी में, वो लोकसभा में तीसरे नंबर पर रहती है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज बदलती है। इस बार हो सकता है अलग प्रायोरिटी हो, इस बार आने वाले लोकसभा में, क्योंकि उनके पास पंजाब है, तो लोग सोचेंगे पंजाब से 20-22 सीटें पंजाब से आ जाएगी, 7 अपनी हो जाएगी, तो 29-30 पे कुछ तो कर सकते हैं केजरीवाल जी, हो सकता है दे दे।
लेकिन पंजाब का बल है तब, इसलिए मतदाताओं का बिहेवियर ऐसा होता है। ये जीत जो है, मैं आम आदमी पार्टी की जीत नहीं मानता। ये बेसिकली कांग्रेस और अन्य की बुरी तरह से हार है, जो अपना बचा हुआ वोट प्रतिशत भी नहीं बचा पाई। इस वजह से एमसीडी में यदि कांग्रेस अपने 25 पे बनी रहती और अन्य अपने सीट पे बनी रहती, तो बीजेपी वही पुराना रिकॉर्ड तय करती, उतने ही मत प्रतिशत पे। क्योंकि आप देखिए, सिसोदिया जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे है आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन के कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे है आम आदमी पार्टी। अब जब बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग बोलते कि अरे वो सिसोदिया जी तो 3,000 लीड से जीते थे, वैसे उनकी हालत बुरी थी। लेकिन आप 3,000 वोट से जीते जरूर है, लेकिन आप फिर उप मुख्यमंत्री रहे। आप इतने सालों से उप मुख्यमंत्री है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका वजूद बढ़ा सकते थे, आपका वोट प्रतिशत बढ़ा सकते थे। वहां सुपरा साफ हो गया, इसका मतलब वहां करप्शन के चार्जेस जो लगे, इसके लोगों ने रिएक्ट किया क्या? ये सोचने सुनने वाली बात है। दूसरी बात, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, यदि कांग्रेस की सीटें कहां बढ़ी? कांग्रेस की सीटें मुस्लिम एरिया में बढ़ी, उस मुस्लिम एरिया में बढ़ी जहां मुस्लिम एमएलए आप आम आदमी पार्टी के हैं। तो क्या बिल्किस बानो पे चुप रहना या गणेश लक्ष्मी का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना मुस्लिम मतदाताओं को फिर कांग्रेस की तरफ लेके जा रहा है? यकीन मानिए, यदि मुस्लिम मतदाता, माइनॉरिटी वाला मतदाता यदि कांग्रेस के साथ नहीं होता, तो कांग्रेस का यहां जीरो प्रदर्शन होता। तो आम आदमी पार्टी को यह भी देखना होगा कि अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग फिलॉसफी नहीं दे सकती। दिल्ली में महात्मा गांधी और क्लीनलीनेस और ईमानदारी थी, पंजाब में आपने तुरंत बाबा साहेब आम्बेडकर, गांधी जी को लॉकअप में रख दिया, बाबा साहेब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह को सामने ले आए। गुजरात में जाते से लक्ष्मी गणेश निकल गए, फिर वहां गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर सब साइड में रह गए। तो जब आप राष्ट्रीय दल बनने जा रहे हो, मात्र इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज होने से राष्ट्रीय दल नहीं होता कोई, उसको राष्ट्रीय दल होने के लिए पूरे राष्ट्र को एक्सेप्ट हो, ऐसी एक फिलोसफी लेके आनी पड़ती है। या तो आप हिंदुत्व पे चले जाइए, बिल्कुल लक्ष्मी गणेश। आज मैंने पूछा संजय सिंह से, तो क्या अब गरीबी खत्म होने के लिए आप नोट पे तो नहीं छाप सकते, लेकिन एनडीएमसी के हर कार्यालय में आप लक्ष्मी गणेश के फोटो होंगे, लगानी चाहिए आपको। क्योंकि मैं भी चाहता हूं, मैं दिल्ली का रहवासी हूं, मैं चाहता हूं थोड़ी यहाँ पे महंगाई कम हो। तो ये अच्छा। तमाम चीजें आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज है, आम आदमी पार्टी के लिए आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। अच्छा, अब जो मैं समझना चाहता हूं वो ये कि क्या केजरीवाल जी ने जो कहा कि हमें मोदी जी के आशीर्वाद की जरूरत है, इसको आप सिंपल उतना ही मानते हैं जितना देखने में नजर आ रहा है, या उससे नहीं, पीछे भी कुछ और है? नहीं, उसके पीछे भी कुछ और है। पीछे इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस बार मोदी जी को गुजरात के चुनाव में ये बात समझ में आ गई कि एक छोटा राज्य, खुद का गृह राज्य, और इतनी मेहनत करनी पड़ी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। 53 रैलियां, जितने जिले ने उससे ज्यादा रैलियां है, 4-4 घंटे के रोड शो, हर छोटे छोटे एरिया में जाके उनको भाषण देना पड़ा। लोकसभा में नरनाथ थे, लोग वोकल थे, उनके उनके खिलाफ बोलने वाले लोग ज्यादा हो गए थे। आम आदमी पार्टी को जो मिलने वाला समर्थन था उनके रैलीज में ये बताता था, तो लोग आपसे नाराज है। तो उनको ये पता पड़ गया कि 2024 में अब ज्यादा फ्रंट वो नहीं खोल सकते। इसीलिए G23 की को लेके जो विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं के जो फोटोग्राफ आए सामने, या वो ममता जी से ठीक से बात नहीं करते थे, अरविंद केजरीवाल दूर से ही नमस्ते करते थे, वो अरविंद केजरीवाल के पास भी बड़े प्यार से बतियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता दीदी भी बिल्कुल अपने बड़े भाई के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है, और वो जगन रेड्डी को भी कंधे पे हाथ रख के पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। बाद में पता पड़ा कि उनके बहन के बारे में पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी सिस्टर कैसी है, क्या है। तो ये तमाम चीजें जो है उनका एक नया रूप। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी रूप बदल देते हैं। यदि यदि बीजेपी, यदि वहां पे 150 सीटें आ गई ना गुजरात में, तो ये नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दूं, लोगों से मतलब बाकी लोगों की अब शामत आ जाएगी यदि 150 सीटें लाते हैं तो उनको मालूम है कि उनको तकलीफ देनी पड़ी। तो इसीलिए, और इन्होंने भी अपना बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग इसने कहा कि नहीं नहीं, हम तो उनके सहयोग से। भाई, केंद्र का सहयोग तो लगेगा, क्योंकि आप बोलेगे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पहला इंजन तो आप जो कोयला है वो जब तक एलजी डालेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं। जी जी, आपका पहला बिल्कुल। जो राज्य का सरकार है वो तो एलजी के भरोसे है, फुल फ्लेज तो गवर्नमेंट है नहीं। हाँ, जहां फुल फ्लेज गवर्नमेंट है पंजाब में, परफॉर्मेंस वहां दिखाना होगा आपको। आज पंजाब की स्थिति, जो आरबीआई के जो आंकड़े आए हैं उसमें किसी भी राज्य को अपने जीडीपी का 3.5, 3.5% कर्ज लेने की परमिशन होती है। कई राज्य 3.5% कर्ज नहीं लेते, वो दिखाते हमने 2% लिया, अभी 1.5% बाकी है, लेकिन फिर अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख के कुछ कर्ज उठाते हैं, वो दिखाते नहीं।
वो यदि कर्ज जोड़ा जाए तो पंजाब अपने जीडीपी के 48% कर्जा ले चुका है। बैंक्रप्सी के है पंजाब, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, लेकिन अभी तो तेलंगाना। लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी को 6-7 महीने हुए हैं, शायद वो ये कह सकें कि हमें संभालने में टाइम लगेगा, ये भी तो नहीं नहीं, मुमकिन है। अभी अभी क्या होगा, अभी जो काम नहीं होंगे इनसे वो कहेंगे मोदी जी होने नहीं दे रहे। अब भाई केंद्र सरकार में तो आपको बिठाने से रहे, क्योंकि जब आपको कूड़े का ढेर खत्म करना था तो ये आपको पहले आकलन होना चाहिए था कि इसमें केंद्र की जरूरत पड़ेगी। आपने किस बिना पे बोला कि हम खत्म करेंगे, और जब पूछे कि खत्म क्यों नहीं हुआ तो बोलते केंद्र होने नहीं दे रहा है। तो ये पहले आपको बोलने के पहले सोच लेना चाहिए था। मैं अमेरिका जाने के पहले ये तो तय करूं मुझे वीजा मिलता है कि नहीं मिलता। मैं अमेरिका में आके लोगों को बदलू, होटल बुक करूं, ये करूं, वीजा तो मिला ही नहीं मुझे, और फिर कहूं कि मैं अभी मेरे पैसे का क्या करूं, मुझे वीजा ही नहीं मिला, तो लोग सोचेंगे कि आपने सारा करने के पहले पहले वीजा तो लेना था मालिक। तो आप क्या इस तरह से कहना चाहते हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की कामयाबी की वीजा मोदी जी के हाथ में है? बिल्कुल। देखिए, केंद्र बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रखता है। सबसे पहले जीएसटी आने के बाद सारे देश के राज्य केंद्र के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। आप दादागिरी से भीख मांगो, माँ बहन की गाली देके भीख मांगो, या आप प्यार से भीख मांगो, मांगना कटोरे में भीख ही है आपको। आप बोल सकते हो हमारा अधिकार है, कौन मानता है किसका अधिकार है? इन राज्यों का बैकलॉग अभी तक नहीं दिया, तो आपको जीएसटी की वजह से उनके ऊपर निर्भर करना पड़ता है। बाकी कई केंद्रीय एजेंसीज है, केंद्र का पैसा है, यदि आप उनके फेवर में नहीं हो तो आपके यहाँ कोई आपदा होती है तो केंद्र उतनी मदद नहीं करता जितनी करना चाहिए, वो केंद्र आकलन करेगा। और जो बाकी जांच एजेंसियां हैं केंद्र की, वो तो हमेशा एक अंकुश लेके आपके सर पे खड़ी रहती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब एक्साइज में तो पता ही नहीं एक्साइज में दोषी कौन है, क्योंकि जिस सिसोदिया को आपने विलन बना दिया था उसका तो एफआईआर में नाम भी नहीं है, चार्जशीट में भी नाम नहीं है। तो क्या वानखेड़े जी, क्या आप भी उसी विचार के हैं कि बीजेपी ने जब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ली है, जब वो वन नेशन और क्या क्या वन कहने की बात, वन टैक्स, ये सब उस जो 1947 के बाद में जो फेडरल स्ट्रक्चर बना था उसके खिलाफ सब कुछ कर रही है, सब कुछ अपने हाथ में ले रही है? या क्या आप भी वही वही सोचते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही सोचता हूं मैं। ये वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन फ्लैग के साथ एक और आता है, वन नेशन वन रूल, वन नेशन वन पार्टी, एंड वन नेशन वन पीएम, वन नेशन वन डिसाइडिंग अथॉरिटी, एंड दैट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अभी कई स्टेट्स के बीच में हंगामे हो रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कर्नाटक। कितना बड़ा हुआ, अभी मेघालय और असम के बीच में हमने देखा था। तो क्या उस केंद्र सरकार के उस तरीके की वजह से, सब कुछ अपने हाथ में लेने की वजह से ही इन स्टेट्स के बीच में टकराव हो रहा है? आखिर क्या फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल। जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, वहां जो आसाम के मुख्यमंत्री है बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के और आसाम के किंग बनना चाहते हैं, इस वजह से वहां नेतृत्व में टकराव है। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का है, ये शुद्ध रूप से राजनीति है, क्योंकि कर्नाटक में अभी चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, और कर्नाटक में हालत पतली है बीजेपी की। राहुल गांधी की वो यात्रा के बाद तो और ज्यादा पतली हो गई, इसलिए कर्नाटक अस्मिता का ज्वर और वो मुद्दा उठाने के लिए बिना वजह जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद बोम्मई साहब ने कर्नाटक की जमीन का दावा पब्लिकली बोल दिया कि हम ये करना चाहते हैं। अरे जो दावा करना है सुप्रीम कोर्ट में करिए, वहां एफिडेविट लगवाइए, कोर्ट तय करेगा। और उसके बाद महाराष्ट्र से भी आवाज उठने लगी कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अरे बाबा, कौन सी जमीन, ना वो ले रहा ना तुम दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन इसके पहले वो बसें गई, ट्रक गए, ट्रक पे पथराव हुआ, उसके बाद बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। 2 मंत्री जाने वाले थे बेलगांव दौरे पे, उनने अपना दौरा कॉल ऑफ किया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया होगा कि नहीं नहीं कर्नाटक को अभी अपर हैंड दो। भले आपके महाराष्ट्र के लोग मार खाए, कर्नाटक को अपर हैंड दो, क्योंकि कर्नाटक में हमको ये बताना है, कर्नाटक की अस्मिता बचाने के लिए सिर्फ बीजेपी लड़ सकती है, क्योंकि मतदान चाहिए। ये वोट की राजनीति है। किसको तो पड़ा ये है फेडरल स्ट्रक्चर का, किसको तकरीबन पड़ा है लोगों के जान माल के हानि का?
जी जी जी, महाराष्ट्र से बहुत से प्रोजेक्ट्स ले गए गुजरात अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये एक तरह से ये केंद्र सरकार स्टेट सरकारों के बीच में भी एक तरह से टकराव की हालत बना रही है, ऐसा पैदा कर रही, यकीनन यकीनन बिल्कुल कर रही है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है और फिक्र की बात है कि देश के अंदर ही एक तरह से पहले हिंदू मुसलमान, फिर वो दलित और अगड़ा और पिछड़ा, और उसके बाद स्टेट्स के बीच में हर जगह टकराव चाहिए, ऐसी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी, आपने हमें समय दिया। आपके बिजी शेड्यूल में से हमने थोड़ा सा टाइम लिया है, और आपने जो खास बात कही है कि वो दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों से मिले हुए वोट, जो जिसमें अदर्स और कांग्रेस हैं, उनकी परसेंटेज उन्हें मिली है, बीजेपी की वोट परसेंटेज बढ़ी है। ये बहुत ही कम लोगों को की तवज्जो इस तरफ गई है। और आपने केंद्र सरकार किस तरह से अलग अलग राज्यों पर अपना कंट्रोल और पूरे देश पर अपना कंट्रोल कर रही है, जिसके नतीजे में स्टेट्स के बीच में टकराव पैदा हो रहा है। यह बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अब जो आज इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं वो हिमाचल और गुजरात के क्या आते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।